हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ, चलिए देखते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1.9। इस लेक्चर में हमारे पास जो आज टॉपिक है, ये एक टॉपिक भी है, ये एक क्वेश्चन भी है। और हम इसको टॉपिक की तरह ट्रीट ना करते हुए इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको हम डिराइव भी करेंगे, इस टॉपिक को सॉल्व भी करेंगे। ओके, तो अगर हम इसके डेराइवेशन को अगर हम समझ जाएं कि डेराइवेशन क्या कह रहा है, किस तरह से हम ऐसे कंडीशंस को डिराइव करते हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे कभी कभी क्वेश्चंस को डिराइव करके आंसर निकालना पड़ता है। तो हम अभी से अपनी प्रैक्टिस बनाते हैं कि इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हुए कैसे डिराइव करते हैं, यानी एक क्वेश्चन कैसे डिराइवेशन फॉर्म में सॉल्व किया जाता है। चलिए आज का लेक्चर देखते हैं। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक है, चाहे क्वेश्चन समझ लीजिए, मैं तो इसको एक क्वेश्चन समझ करके ही सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि जिससे मेरे को एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। हमको क्या गिवन है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग गिवन है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग गिवन है। और हमको फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे ऑन द एक्सेस ऑफ चार्ज रिंग। कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन देखिए, कंडीशन इस तरीके से है कि एक रिंग है। रिंग कैसा? इस तरीके से। और इस रिंग पे हम लेट कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोगों ने ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, बिल्कुल उसी का थोड़ा सा हेल्प लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है कि इसके एक्सेस पे, एक्सेस कहाँ से पास करेगा? जहां इसका सेंटर होगा वहां से पास करेगा, और ये पास होकर के ऐसे करके बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ इस पॉइंट पे। तो मुझे इस पॉइंट, इस आर डिस्टेंस पे इस पूरे चार्ज की वजह से क्या इफेक्ट आता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बनती है, कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, वो मुझे कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब मैं इसी डायग्राम को इस तरीके से बनाना चाह रहा हूं। देखिए जरा, ऐसे। क्लियर होगी बात? तो देखिए मैं इसको कैसे बना रहा हूं। जो क्वेश्चन में गिवन है मैं उसको एक डायग्राम के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। ये हमारा डायग्राम हो गया। क्लियर? इस पे पॉजिटिव चार्ज हमने इस तरह से स्प्रेड कर दिया। ओके, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम कंडीशन वही है। देखिए ये रिंग है और इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, और यही कंडीशन ये यहां पर आ गया, यानी ये पॉइंट यहां पर है जो कि सेंटर से इतनी दूरी पे, इस P पॉइंट पे हमको ई नेट कैलकुलेट करना है। ये हमारा टास्क है। ओके, ई तो आप लोग जानते हैं कि ई क्या होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा था, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पे क्यू सोर्स चार्ज होता है और ये आर डिस्टेंस किसके बीच का होता है? सोर्स चार्ज और यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के बीच का होता है। तो यहां पर हमको निकालना है इस पूरे चार्ज रिंग की वजह से। क्या याद आ रहा है कि ये रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इस रिंग का कोई थिकनेस नहीं है, बिल्कुल थिन है, बहुत पतला है। तो इसकी वजह से ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। और ये कंडीशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए। तो कंडीशन हमें ये गिवन है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ऑन द एक्सेस ऑफ दिस कंडीशन। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कंडीशन मुझे ये दिया हुआ है, इसमें रेडियस कितना है रिंग का, लेट कर लेते हैं ए। इस पे टोटल चार्ज कितना है,
Q। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इसका भी एक इफेक्ट आएगा, नीचे वाले का भी वैसा ही इफेक्ट आएगा, इधर वाले का एक इफेक्ट आएगा, इधर का भी एक इफेक्ट आएगा। देखिए कैसे हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है। किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज की तरह एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसे हम कहेंगे डीएल लेंथ। डीएल लेंथ, तो डीएल लेंथ पे चार्ज कितना होगा? डीक्यू चार्ज होगा। तो इस डीक्यू चार्ज की वजह से जो इफेक्ट यहां पर लगेगा, फोर्स का जो इफेक्ट ये लगाएगा, वो किस तरीके से होगा? वो ऐसे होगा, ये डीई बनेगा, है ना? बिल्कुल सेम वैसा ही डीएल लेंथ आप इसके अपोजिट में ले सकते हैं। हर बार आप अपोजिट लेंथ ले सकते हैं। देखिए क्योंकि इस पूरे सर्कल का जितना फेस उधर है उतना ही फेस नीचे भी है। अगर आप यहां से कट करते हैं तो जितना इधर है उतना ही इधर भी है। इनके इफेक्ट इस तरफ आएंगे तो इनके इफेक्ट उधर जाएंगे, इनके इफेक्ट नीचे की तरफ आएंगे तो इनके इफेक्ट ऊपर जाएंगे। क्योंकि सेंटर पे तो यही डायग्राम बनेगा जो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट किधर जाएगा? ये ऐसे, तो ये बन गया डीई। ठीक है, क्लियर? अब इसी तरीके से एक डीएल लेंथ आप यहां ले लीजिए, इसकी वजह से भी एक डायग्राम बनेगा। एक आप डीएल लेंथ जस्ट इसके अपोजिट वाले रिंग पे ले लीजिए, उस अपोजिट साइड में ले लीजिए, उसका भी बनेगा यहां पर। क्लियर? इसी तरीके से इधर भी ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए, हर तरफ का एक अपोजिट आपको यहां पे मिलेगा। तो होगा क्या कि सभी डीई एक साइड आ रहे हैं, सिंगल सेम साइड आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ई नेट फाइंड करना है। तो ई नेट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या तरीके थे? देखिए हमारे पास तरीका था, एक तो हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। अब यहाँ पे बहुत सारे डीएल लेंथ हो गए तो बहुत सारे डीक्यू चार्जेस होंगे, तो मल्टीपल चार्ज की तरह ये बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? मल्टीपल चार्जेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से हम लोगों ने क्या किया था कि ई नेट E1 प्लस E2 प्लस E3 इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट किए थे। इसको हम किसकी वजह से पाते हैं? अकॉर्डिंग टू POS, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से हम इसका वेक्टर सम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। और वेक्टर सम दो प्रकार के होते हैं, एक पैरेललोग्राम लॉ एडिशन होता है, और एक कंपोनेंट मेथड होता है। क्लियर? तो हम इनमें से यहां पर ये वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे लिए आसान ये पड़ेगा, क्योंकि देयर इज सो मेनी डीई, बहुत सारे डीई होंगे यहां पर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये मेथड इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। रफ कर दे, नोट कर लीजिएगा एक तरफ साइड में। तो मैंने इस डीई का कंपोनेंट लिया यहां पर, डीई कॉस थीटा। सभी डीई का इसी पर आएगा, डीई कॉस थीटा, इसका भी इसी पे आएगा, सभी का डीई कॉस थीटा इसी पे आएगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस लाइन पर बहुत सारे डीई कॉस थीटा आएंगे। क्या आएंगे? बहुत सारे डीई कॉस थीटा आएंगे। इस तरीके से बहुत सारे डीई कॉस थीटा आएंगे, और सभी का एक, जैसे इसका मैं कहूं कि यहां पर थीटा दैट इज, यहां पे थीटा दैट इज सेम थीटा होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये साइड बनेगा उतना ही साइड ये भी बनेगा, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। बिल्कुल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये जितना एंगल बन रहा है उतना एंगल ये भी बनेगा, इसका अल्टरनेट अपोजिट, इसका अल्टरनेट अपोजिट। ओके, अब देखिए इस डीई का डी कॉस थीटा इधर आया, इस डीई का डी कॉस थीटा इधर आया, इस डीई का साइन कंपोनेंट किधर आएगा? डीई साइन थीटा।
इस DE का साइन कंपोनेंट इधर पे DE साइन थीटा, जो कि सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल क्लियर। तो ये जो मेरे पास नेट इफेक्ट इधर ही आ रहा है, यानी सारे DE साइन थीटा कट जाएंगे, क्लियर होगी बात। तो मेरे पास जो आ रहा है नेट इफेक्ट वो इधर ही आ रहा है, तो मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। मेरा नेट जो ई नेट है वो क्या है, ई नेट इज इक्वल टू DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस, इस तरीके से करते हो बहुत सारे। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको बहुत सारे कैलकुलेट करना है या सिर्फ एक को क्लोज इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि DL का, अगर आप DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एक क्लोज इंटीग्रेशन को फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं ये क्लोज इंटीग्रेशन को, क्लियर होगी बात। तो क्लोज इंटीग्रल आप इस्तेमाल कीजिए और DE cos थीटा यहां लिखिए, और ये हमारा ई नेट के बराबर होगा। अब आपकी मर्जी है, इसको करना चाह रहे हैं या इसको करना चाह रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे DL लेंथ है, बहुत सारे DL लेंथ है, और कितनों आप DL लेंथ को यहाँ पर कितने सभी को ऐड कर पाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन टेक इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर। तो अब हमारे पास देखिए DE cos थीटा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, r, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इस साइड सेम होगी बिल्कुल। तो अब यहां पर DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू कितनी है, लिखिए DE इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला है, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह है, तो यहां पर हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, K DQ अपॉन R का स्क्वायर, यानी जो लेंथ है, सॉरी R नहीं, यहां पर जो लेंथ बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, ये कितना है, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, DQ, अब हमारे पास टास्क क्या रह गया, K DQ अपॉन R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। अब DQ हमारे पास कितना है, DQ तो अननोन टर्म है, हमारे पास वो पता नहीं है, तो हम DQ को किस में कन्वर्ट करेंगे, DQ हमने कन्वर्ट किया है, DQ हमने फाइंड किया है पहले भी। क्या ये आप पहले देखें कि DQ इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पे, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाय DL होता है, तो यहां से DQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL, लैम्डा इंटू DL। तो आप यहां पर DQ की जगह क्या पुट कर देंगे, लैम्डा इंटू DL पुट कर दीजिए, क्लियर होगी बात। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, K लैम्डा DL अपॉन, इसका स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ओके, और देखिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल आप लिखना मत भूलिएगा, और ये हमारा DE है अभी, सॉरी ये तो हमारा DE की वैल्यू हम लिख रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, DE की वैल्यू, और इस वैल्यू को हम कहाँ ले जाकर के पुट करने वाले हैं, यहाँ ले जाकर के पुट करने वाले हैं। ओके, और DQ की इस वैल्यू को हमने कहाँ पुट किया, यहाँ पे पुट किया, जो कि यहाँ आ गया। तो हमारे पास DE आ गया, अब इस DE को यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग और सॉल्व कर लेंगे अपना इक्वेशन। क्वेश्चन समझ में आया, हमने क्या करना था, हमें क्वेश्चन यही दिया गया था कि एक चार्ज रिंग की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग की वजह से एक्सिस पे P पॉइंट पर E नेट फाइंड करना है, और जो कि हम लोग समझ रहे हैं कि E नेट कैसे फाइंड किया जा सकता है। ओके, तो अब E नेट कितना है, देखिए E नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ DE की वैल्यू रखिए K लैम्डा इंटू DL अपॉन R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इंटू
ये हो गया डीई की वैल्यू यहाँ रख दिया हमने कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारे पास तो थीटा पता नहीं है, अननोन टर्म है, तो इसको नोन टर्म में कन्वर्ट कीजिए। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, आप जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इस थीटा के लिए, क्योंकि जो थीटा ये है वही थीटा ये है, जो थीटा ये है वही थीटा ये है, तो ये थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे इसकी निकाल लीजिए, क्योंकि ये ट्रायंगल सेम, दोनों जो ट्रायंगल ये बन रहा है वही ट्रायंगल नीचे भी बन रहा है सेम। क्लियर, यहां पे भी ए है ऐसे, ओके। तो ये थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आर और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो हमारा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस थीटा हो गया बेस आर अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लीजिए, जैसे कि आपका के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर और ए भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये फिक्स हो गया पॉइंट, इसी पॉइंट पे निकालना है, तो आर भी कांस्टेंट है, सर्कल का रेडियस भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इधर भी बहुत, ये भी टर्म्स इसमें रखेंगे, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लीजिए। तो ई नेट कितना हो जाएगा आपका, के लैम्डा कॉस थीटा की वैल्यू आर अपॉन में लिखिए आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखते चलिएगा आर का स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर के पावर 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू हमने रख दी, कॉस थीटा की वैल्यू ये हो गई, और यहाँ पे अब यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल रह गया, क्या रह गया डीएल। अब देखिए डीएल का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो डीएल का किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डीएल हमने किस पे लिया है, इस सर्कल के, इस रिंग के सर्कमफ्रेंस पे लिया है। किस पे लिया है, इस सर्कमफ्रेंस के, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लिया है, तो इसका इंटीग्रेशन भी तो इस सर्कमफ्रेंस के बराबर ही होगा, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर ही होगा। तो हम डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा इंटू आर अपॉन, देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, सेम बेस है, पावर दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक। आर का स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल है, तो एक सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 2πa होगा, कितना होगा 2πa, तो इसकी जगह पे ये पुट कर दीजिए 2πa, 2πa। क्लियर होगी बात, तो ये हमारा नेट वैल्यू ये हमारा आएगा। क्लियर, ओके। बट यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, देखिए यहां पर ये तो वैसे हमारा सॉल्व हो गया, अगर मैं ये कहूं तो हमारा कंडीशन या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, 1/4π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2πa लैम्डा आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द आंसर। ओके, ये हमारी वैल्यूज आ गई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए जरा हमारे पास क्या कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है, ये आर बहुत बड़ा हो सकता है एज कंपेयर टू ए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यह आर हमारे पास अभी यहां तक दिया गया है, हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर आपको बोले, हो सकता है यहां पे बोले। तो जब आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो जरा देखिए इस पॉइंट से वो रिंग कैसा नजर आ रहा है, ये रिंग बहुत छोटा नजर आएगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, कैसा ट्रीट करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। देखते हैं क्या फॉर्मूला हमारा पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है ना। देखिए हम लोग, आइए देखिए जरा। तो जब r बहुत बड़ा होगा, यानी r इज ग्रेटर देन a,
आर इज ग्रेटर देन ए, तो ए आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल वैल्यू का प्लस और माइनस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन स्मॉल वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन पे फर्क पड़ता है। तो आप यहां से ए मत हटा दीजिएगा, क्लियर, आप यहां से हटा सकते हैं। और स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर और ज्यादा स्मॉल वैल्यू देता है। तो ये क्या वैल्यू हो गई, ई नेट हो गया आपका 2 पाई ए लैम्डा इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ए को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आर की पावर कितनी रह जाएगी, सिर्फ 3, आर की पावर 3। क्लियर होगी बात, ओके। अब एक आर से एक आर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 4 पाई है, इसको भी काट सकते हैं, पाई से पाई काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, तो ये क्या बचा, ये बचा आपका, ये आपका रिमेनिंग टर्म्स हैं वो ए लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो गया। अच्छा ठीक है, इसको कट मत कीजिए बेटा, ये तो हमारा ये वैल्यू आ गई, इसमें कोई कमी नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसको कट नहीं करते, कट नहीं करके, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो इक्वेशन है क्या इसकी तरह आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए ये भी सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। देखिए यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, के हो जाएगा। 2 पाई ए क्या होता है, 2 पाई सरकमफ्रेंस है, टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ है, तो 2 पाई ए टोटल लेंथ हो गया। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, लैम्डा तो चार्ज डेंसिटी होता है ना बेटा, लैम्डा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होता है, तो क्यू अपॉन एल ही तो होगा टोटल लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, इट इज अ डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो 2 पाई ए, एल से एल कट जाएगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी कितना होगा 2 पाई ए होगा, कितना होगा 2 पाई ए। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए 2 पाई ए इंटू क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू, यहाँ आर तो आर कट गया, ठीक है। अब क्या 2 पाई ए से 2 पाई ए कट गया, अपॉन क्या बचा, अपॉन में आपके बचा आर की पावर 2, आर की पावर 2 स्क्वायर। तो देखिए के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, दिस इज द नेट वैल्यू। ये भी सही है और ये भी सही है, इसमें हमने एप्सिलॉन नॉट और पाई काट, सॉरी पाई की वैल्यूज काट दी थी, तो ये आएगा लैम्डा के टर्म में है, ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन लैम्डा के टर्म में है। लेकिन ये इक्वेशन हमने, देखिए लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, और लेंथ तो पूरे सर्कल का क्या होता है 2 पाई ए होता है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए लैम्डा की वैल्यू, तो 2 पाई ए से 2 पाई ए की वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बचा के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो कंडीशन नंबर 1 देख लिया आपने, ओके। कंडीशन नंबर 2 देखिए जरा, कंडीशन नंबर 2 देखिए, कंडीशन नंबर 2 यहां पर देखिए आप, सेकंड कंडीशन, कंडीशन सेकंड क्या है, जब ये पॉइंट सेंटर पे आ जाए, कहां पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, यानी r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, सेंटर पे आ गया, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, r 0। अगर r 0 हो गया तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट कीजिए, इस इक्वेशन में कहाँ गया हमारे पास रियल इक्वेशन, ये है हमारा, r की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नेट 0 हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होता, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, सब रिपेल करके बाहर हो जाएंगे। अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो जितना ये उधर जाना चाहेगा उतना ये भी आएगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करके किधर भेज देंगे,
ऊपर भेज देंगे बाहर की तरफ, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्लियर होगी बात? दैट इज क्लियर। तो ये दो कंडीशंस भी समझ में आए बेटा, यहां पे जरूर गौर कीजिएगा आप कंडीशन नंबर 1 पे कि आर जब बहुत ही बड़ा हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द सर्कल रिंग। ओके, तो यहां पर देखिए इस वैल्यू को हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। क्लियर? याद आएगा आपको? बिल्कुल आएगा। देखिए जरा एक बार, ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था। यहां पर लैम्डा क्या होता है? लैम्डा यहां से भी आप समझ सकते हैं डी क्यू बाई डी एल। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे आती है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, जो लेंथ ऑफ वायर था, जो एक स्ट्रेट लाइन था। यहां पर स्ट्रेट लेंथ क्या है? यहां पर लेंथ क्या है? लेंथ तो इसका 2 पाई ए ही होगा, है ना? इतना क्लियर हो गया? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए इसको पूरा। ओके, नोट कर लिया? चलिए आज का लेक्चर, बस आज के टॉपिक में हमने देखा किस तरीके से क्वेश्चन को, एक टॉपिक को हमने क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया, और हमने वही सारे जो पीछे जितने कॉन्सेप्ट्स हमारे पास थे उन्हीं का इस्तेमाल किया और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर होगी बात? चलिए आज का लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।